हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू। एडिटोरियल्स और न्यूज़ होंगे। ये आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें जो भी न्यूज़ आएंगे वो वन लाइनर फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो ये जो पूरा न्यूज़पेपर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ बने रहिए और डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। क्या है, फर्स्ट तो ये है कि मोदी जी, अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, सबको मालूम है इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बार भी मोदी जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एकदम श्योर शॉट बोल रहे हैं, 100% गारंटी कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। ये इतने फुल्ली कॉन्फिडेंट है। तो क्यों कॉन्फिडेंट है? क्योंकि ये टाइम टाइम पे इनको पता है कि जनता को कैसे लुभाना है। तो मोदी जी ने हमें अभी अनाउंस किया है 100 रुपीज़ का एलपीजी की जो प्राइस है उसमें कट किया है। ठीक है, जो एलपीजी की अभी फिलहाल में प्राइस है उसमें फिर से 100% का इन्होंने कट किया है। अगस्त के महीने में इन्होंने 200 रुपये की कटौती की थी, अब फिर से 100 रुपये और, मतलब टोटल 300 रुपीज़ की ना सब्सिडी अब फिलहाल में मिल रही है। तो इलेक्शन को ध्यान में रख करके इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकली क्या चेंजेस हुए, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या है एलपीजी, सब्सिडी क्या है, योजना क्या है और उससे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा हाईलाइट क्या है कि सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी जो है पिछले साल से सुधा मूर्ति जी काफ़ी चर्चा में रही हैं। इन्फोसिस जो है नारायण मूर्ति जी हैं, उनकी ये वाइफ हैं। ये खुद भी अच्छे लेखिका हैं, साथ के साथ में समाज कार्य करती रहती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इनको फाइनली राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। तो हम देखेंगे कि राज्यसभा के नॉमिनेशन के क्या प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो किन आर्टिकल्स के तहत करता है, ये सब हम यहाँ देखेंगे। थर्ड पॉइंट है अबडक्टेड आर्मी ऑफिसर रेस्क्यूड इन मणिपुर थाउबल। मणिपुर का तो थाउबल है, वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को अभी क्या किया गया था, अपहरण कर लिया गया था उनका। तो ये मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी पिछले ही साल से मणिपुर में जो हिंसा है वो अभी तक ऐसा लगता है कि न्यूज़ नहीं आ रही है, इट मीन्स कि वहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो गई होंगी, बट ऐसा नहीं है। अभी भी वो कंटिन्यूसली वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है मैतेई और कुकी के बीच में। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है पूरा मुद्दा। अगला पॉइंट है 2 की आरटीआई पोर्टल अंडर इमरजेंसी मेंटेनेंस। देखिए, आरटीआई जो है वो आपके सूचना के अधिकार, जो ना राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो आपका सूचना का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि ये ई गवर्नेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अहम अदा करता है। देखिए, आरटीआई का सीधा सीधा कनेक्शन क्या है, आपके पेपर 2 में जो है, जीएस पेपर 2 है यूपीएससी का, उसमें क्या होता है कि जो गुड गवर्नेंस की बात होती है ना, ई शासन की बात होती है, सुशासन की बात होती है, तो वहाँ पर साथ के साथ में ये टॉपिक आपके पेपर 3 में जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ पर भी ये बन सकता है। क्योंकि आरटीआई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप अपनी अधिकारों का जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। राइट टू नो का अधिकार क्या है कि आप जान पाएँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं देश में, आपके जो भी अधिकार हैं। तो इसका जो संबंध है वो जीएस पेपर 3 से भी हो जाता है कहीं ना कहीं, साइंस एंड टेक में। तो इसको भी ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है कि 5 जजेस बेंच टू होल्ड स्पेशल सिटिंग ऑन एसबीआई प्ली इन पोल बॉन्ड केस। अभी बहुत ही चल रहा है ये इलेक्शन के टाइम में। एसबीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य घोषित कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप डिटेल्स दीजिए कि कितने लोगों ने आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे, जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और फिर कितने, कौन सी पार्टी को उन्होंने दिए। तो इसका डाटा जारी करने के लिए एसबीआई को बोला गया था, लेकिन एसबीआई ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी है, और 6 मार्च का जो टाइम दिया गया था तो उन्होंने और एक्स्ट्रा समय मांगा है। तो इसी के ऊपर ये है पूरा द हिंदू में ये एडिटोरियल। द हिंदू ने बहुत ज़्यादा इसकी कड़ी आलोचना करते हुए ये बोला है कि जो भी एसबीआई ने अपने तरफ से अपने पक्ष रखे हैं वो बहुत ही बेबुनियाद से लगते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या पक्ष हैं और इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। अगला जो आर्टिकल है वो भी इसी से रिलेटेड है कि डूबियस रिस्पॉन्स द एसबीआईज रीजन टू डिले पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिफीट बिलीफ। देखिए, सेम क्वेश्चन यही है, सेम टॉपिक है कि जो ये 5 जजों की बेंच जो है एसबीआई के लिए होल्ड कर रही है चीज़ें, और एसबीआई की जो सारी चीज़ें हैं उनको सुनने वाली है। और साथ के साथ में जो अगला है वो भी यही है कि क्या पॉइंट्स एसबीआई ने अपने रेज किए हैं, और फिर उसके बारे में है कि वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इसको हम देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे यहाँ से।
अगला जो टॉपिक है वो है जेंडर इक्वालिटी एज द प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है पूरा एक आर्टिकल एडिटोरियल आया हुआ है द हिंदू में। कल 8 मार्च को क्या था, जो वर्ल्ड वुमेन डे मनाया हमने, महिला दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसी पर ये है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है कि आप महिलाओं के समानता की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप कितना उस चीज़ को एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, इसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल है। क्या संभावनाएं हैं, क्या कमी है। तो ये जो एडिटोरियल है आपके लिए सोसाइटी, जो जीएस पेपर 1 है, सोसाइटी में भी आपको इम्पोर्टेंस देगा। साथ के साथ में गवर्नेंस की बात आएगी, वहाँ पर भी ये चीज़ आ सकती है। पॉलिटी से रिलेटेड है कि हाँ, हम समानता की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो ये आपका पेपर 2 से भी रिलेट हो गया। साथ के साथ में ये आपके पेपर 3 में भी आ जाएगा, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। पेपर 3 में आपके क्या है, साइंस के साथ साथ आपके इकोनॉमिक का भी जो पार्ट होता है वो भी है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकली महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, क्या है उनकी प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों में भी आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हर टॉपिक को हमको पढ़ना है कि कोई न्यूज़ आई है तो सिर्फ ये नहीं कि आज की ताज़ा खबर क्या है, चाय की चुस्की लेने के साथ में हमने शुरुआत की और बस एक बार देख लिया और हो गया। नहीं, आप अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहे हैं तो इट मीन्स आपको उस पे पूरी अच्छी तरीके से डीप एनालिसिस करके चलना है। तो चलिए, ये रहा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं डिस्कशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले ये कि देखिए, हमारे जो नॉन सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और सब्सक्राइब किए हुए लोग बहुत ही कम हैं। तो देखिए, जो मोस्टली जनता जो है वो देख रही है हमारा वीडियो, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम के देखते हुए जितनी भी संभावनाएँ हो सकती हैं हमारे में चेंजेस करने की, हमारे में और बेटर सुधार करने की, हम वो कर रहे हैं सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आप भी हमारे लिए इतना करिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, स्टे कनेक्टेड रहिए। तो चलिए, सबसे पहला हम देखते हैं जो हमारा पहला न्यूज़ क्या है कि मोदी अनाउंस्ड ₹100 कट इन एलपीजी रिफिल प्राइसेस। जो एलपीजी के जो आपको रिफिल मिलती है, सिलेंडर मिलता है, उस पर अभी ₹100 का कट किया है। मैंने इसको बता दिया कि पहले क्या था, पहले ये था 1100 रुपये समथिंग था कुछ। उसके बाद में अगस्त में 200 रुपये का इसमें सब्सिडी फिर से दी गई। अगस्त के टाइम पे 200 रुपये करके ये कुछ 900 में आया था, अभी 100 रुपये और कम कर देगा, तो 800 850 के करीब में अभी करंट प्राइस होना चाहिए एलपीजी का। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 100 रुपये का चेंज हुआ या 200 रुपये का चेंज हुआ। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि एलपीजी सब्सिडी है क्या। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एलपीजी सब्सिडी की बात कब शुरू की गई थी। तो ये योजना शुरू हुई थी 1 मई 2016 को। एलपीजी सब्सिडी देने के लिए उज्ज्वला योजना जो है वो ये करंट जो गवर्नमेंट है वो लेकर आई थी। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। एलपीजी का मतलब क्या है कि जैसे महिलाएं हैं जो लकड़ी वगैरह का यूज़ करती होती थी पहले, तो उनको उस धुएं की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते थे। अभी मैं कल आपको एक आर्टिकल डिस्कस करूँगी और इसमें भी मैं कुछ डाटा आपको बताना चाहूँगी कि जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कुछ 3.8 मिलियन जो महिलाएं हैं वो इस धुएं की वजह से उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारी महिलाओं को फेफड़े से संबंधित बीमारियां हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और नॉट इवन वुमेन, जो महिलाएं तो हैं ही हैं इसकी शिकार, जो परिवार में जो बच्चे हैं या अन्य सदस्य हैं वो भी इस धुएं की वजह से, जो लकड़ी के द्वारा जो खाना बनाया जाता था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को ठीक करने के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई थी। इसमें क्या था कि एलपीजी कनेक्शन जो है वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे, बहुत ही सस्ते दरों पे जो है महिलाओं को, घर की जो महिलाएं हैं उनको दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। अभी जो है वो उज्ज्वला योजना 2.0 आ चुकी है। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे कि उसमें क्या प्रोग्रेस है। पहले देख लेते हैं कि जो उज्ज्वला योजना आई थी वो आई थी आपकी कब, 2016 1 मई को। इसमें क्या है कि जो 18 ईयर से अबव जो भी महिलाएं हैं, जिनका क्या है, एक तो वो बीपीएल परिवार से आनी चाहिए, दूसरे की ये कि जिनका राशन कार्ड में नाम हो। तो 18 साल से ऊपर की जो घर की महिलाएं हैं जिनको मालिकाना हक एक तरीके से मिलना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने ये बड़ी अच्छी चीज़ की है कि अब क्या है, कई स्टेट्स में ऐसा है
कि राशन कार्ड में महिलाओं का नाम होता है सबसे ऊपर। घर का मुखिया, पहले जनरली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का ये चलता था कि घर का मुखिया क्या है, पुरुष ही होगा, तो राशन कार्ड पे पुरुष का नाम मुखिया के रूप में होता था। लेकिन कई स्टेट्स ने ये कर दिया है कि महिलाओं को अब क्या है, राशन कार्ड पे घर का मुखिया बनाया जाता है, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे 18 साल से ऊपर आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, जिनका क्या है 18 वर्ष से ऊपर, और जो क्या है बीपीएल श्रेणी में आती हैं। ठीक है, बीपीएल जिनके पास राशन कार्ड है, ऐसी महिलाओं को ये कनेक्शन दिया जा रहा है। ठीक, तो अभी फिलहाल में क्या हुआ था कि 2021 तक हमने 99.8% का टारगेट जो है रीच कर लिया था। जो उज्ज्वला 1 आई थी उसमें था कि 8 करोड़ लोगों को जो है वो कनेक्शन देना है, एलपीजी कनेक्शन, और उसको हमने 2021 में ही रीच कर लिया था। तो इतनी अच्छी काम हुई, इतनी अच्छी प्रोग्रेस हुई किसी भी योजना का, अगर 99.8% आपने अचीव कर लिया है, इट मीन्स कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को और एक्सटेंड किया गया और उज्ज्वला 2.0 लाया गया। ठीक है, तो उज्ज्वला 2.0 जो है वो क्या है, 2021-22 के बजट में ये आया, और अभी उज्ज्वला 2.0 के तहत लगभग 9.60 लाख जो महिलाएं हैं उनको कनेक्शन देने की बात की गई है। और ये कब से कब तक रहने वाला है, तो जो उज्ज्वला 2.0 है ये रहने वाला है आपका 2024 से लेकर के पूरा 26 तक ये पूरा चलने वाला है स्कीम। ठीक है, आगे जब इसके टारगेट अचीव हो जाएंगे तो उम्मीद है ऐसा कि फिर से ये और डेट आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि 100 रुपये का कमी हुई या 200 रुपये की कमी हुई, ये तो आपसे कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं महिलाओं को, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में देख लिया जाए, चाहे वो आपके साइंस एंड टेक के से संबंधित है तो वहाँ पर भी हेल्थ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये उज्ज्वला योजना चालू कब की गई है, तो फिर 1 मई 2016 को, अभी इसका सेकेंड वर्जन आ गया है। कब से कब तक चलने वाला है, 2024 से 26 तक ये चलने वाला है। इसमें क्या है कि लगभग 9.60 लाख जो महिलाएं हैं उनको एलपीजी कनेक्शन दिया जाने वाला है सस्ती दरों पर। और इसमें क्या होता है कि ऐसे लोगों को, पात्रता में ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास पहले से एलपीजी कनेक्शंस नहीं है, तो उनको ये दिया जाता है। और पूरे साल 12 महीने के हिसाब से साल में 12 जो रिफिल्स है, 12 जो सिलेंडर्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमारा ऐसे रिलेटेड था। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मुझे पर्सनली ये महिला बहुत ही इंस्पायर करती हैं। ये सुधा मूर्ति जी हैं, और जो न्यूज़ में बने रहते होंगे वो जानते होंगे कि जो यूके के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल में, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फिलहाल में, ऋषि सुनक जी, उनकी ये सासू माँ है। तो पता होगा क्योंकि इनको पिछले साल ही पद्मश्री कुछ अवार्ड भी मिला था। तो सुधा मूर्ति जी हैं, ये बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी हैं। इनको फाइनली क्या किया गया है, इनके योगदानों को देखते हुए भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। राज्यसभा में नॉमिनेशन का जो पूरा मुद्दा है वो सुधा मूर्ति जी को, अभी ये टॉपिक यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये बन सकता है कि किसको नॉमिनेट किया गया है। तो वन लाइनर अगर आप फैक्ट देखेंगे तो ये है कि राज्यसभा में सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया है। लेकिन हमें क्या देखना है कि अब ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो हम देख लेंगे कि जो नॉमिनेशन है राज्यसभा में वो होता कैसे है। तो पॉलिटी का जो जीएस पेपर 2 है, यहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन है। अब ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी है और ये आपके मेंस के लिए भी है। ठीक है, मेंस में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा में जो माना जाता है ऐसा कि जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर भी बहुमत की सरकार है, जो बहुत ज़्यादा रूलिंग पार्टी जो है उसकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या राज्यसभा अपनी शिक्षा के मामले में या अपनी वैज्ञानिकता के मामले में उतनी रिलेवेंट रह गई हैं कि लोकसभा के जो भी बिल आए या विधेयक आए उन पे चर्चा करने के लिए क्या राज्यसभा अब इतनी रिलेवेंट रह गई है। तो ये टॉपिक बन जाएगा आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आपको क्या है, कोई भी टॉपिक में ये भी चीज़ें देख के चलनी है कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिलहाल हमने देख लिया कि मेंस के पर्सपेक्टिव से राज्यसभा की रिलेवेंस के बारे में चीज़ें बन सकती हैं। अब हम देख लेते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगा कि भाई राज्यसभा में नॉमिनेशन जो होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल 80 जो है, अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 80 किसके लिए है, आर्टिकल 80 है आपका राज्यसभा में नॉमिनेशन। ये हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ राज्यसभा।
कौन करता है नॉमिनेशन? तो जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो सदस्यों में से, जैसे कि राज्यसभा की पूरी स्ट्रेंथ कितनी है, 250 सदस्य संख्या है, वर्तमान में 245 सदस्य वहाँ पर है। तो उसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और वो 12 सदस्य किस फील्ड में होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पे है, पहला तो है साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला, समाज सेवा। ठीक है, ये चार जो क्षेत्र है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इससे कुल 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, उनका राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो अभी फिलहाल उसी अपने पावर का यूज़ करके हमारी जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने सुधा मूर्ति जी को क्या किया है, नॉमिनेट किया है। तो ये अपना न्यूज़ हुआ और उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हुआ। आर्टिकल 80 को याद रखेंगे। 245 अभी वर्तमान में सदस्य हैं राज्यसभा में, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो न्यूज़ है वो है कि एबडक्टेड आर्मी ऑफिसर रेस्क्यूड इन मणिपुर थौबुल। ये थौबुल जो है वो मणिपुर का एक क्षेत्र है, एक जगह का नाम है थौबुल, और मणिपुर में जो एक आर्मी ऑफिसर है उनको ही अपहरण कर लिया गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से खराब हुआ पड़ा है कि लोगों को बिल्कुल भी डर ही नहीं है इस बात का कि वो जो चीज़ कर रहे हैं उसके क्या भविष्य में उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब किसी को शासन का, पुलिस का, सेना तक का डर नहीं रह गया है। मणिपुर में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। तो ये जो आर्मी जो ऑफिसर हैं, वो नाम इनका दिया नहीं होगा, एमिड द ऑनगोइंग एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर मणिपुर में मैतेई है और कुकी हैं, वो क्या है, एक एथनिक ट्राइबल ग्रुप से आते हैं। और वो क्या है, मैंने आय दृष्टि की जिसने क्लास ली होगी उसमें मैंने बताया था कि मैतेई, कुकी और नागा, ये 3 ट्राइब्स मणिपुर में मोस्टली पाई जाती हैं। उनमें भी जो 90% एरिया जो है पहाड़ी क्षेत्रों में है और 10% एरिया जो है वो घाटी क्षेत्रों में। ठीक है, और इन्हीं 90% और 10% एरिया में मैतेई और कुकीज़ के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैतेई का ये कहना है कि भाई हमको एसटी का दर्जा दे दो। अभी फ़िलहाल उनके पास में ओबीसी और एससी का दर्जा है और वो ये मांग कर रहे हैं कि हमको चाहिए एसटी का दर्जा, और ये मांग कर रहे हैं। साथ के साथ मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी बोला कि सरकार को बोला मणिपुर की कि आप मैतेई को एसटी का दर्जा देने के लिए विचार कीजिए। अब इसके पूरे अगेंस्ट में है कौन, कुकी का ये कहना है कि मैतेई ऑलरेडी बहुत ही संपन्न है, तो भाई जो इंसान, जो समुदाय पहले से संपन्न है उसको ये दर्जा क्यों देना है। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इसमें भी ये है कि जो कुकी है ना, यहाँ पे जो कुकी ट्राइब है उनका पुलिस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है मणिपुर की। वो सोचते हैं कि जो मणिपुर की पुलिस है वो क्या है, मैतेई को सपोर्ट करती है। अब मैतेई का क्या है, उनको सेना पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैतेई का ये मानना है कि जो मणिपुर की सेना है वो क्या है, कुकी के फेवर में ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये एक दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिशन में। अभी फ़िलहाल जो आर्मी ऑफिसर को क्या किया गया, अपहरण कर लिया गया। फ़िलहाल एक दिन पूरा सर्च ऑपरेशन चला और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ये पूरा मुद्दा इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये न्यूज़ में रहा किसने अपहरण किया। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वहाँ पे। और हमेशा ये मांग उठती रही है मणिपुर में कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए जैसी वहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। अभी जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे रूलिंग पार्टी का ही एक प्रत्याशी या नेता जो है वो रूल कर रहे हैं वहाँ पे एज ए सीएम। एन बीरेन सिंह जो है वो सीएम है मणिपुर के, वो बीजेपी पार्टी से आते हैं। तो यहाँ पे पार्टी वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है। खैर, हमारे लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। अब उस लॉ एंड ऑर्डर में क्या हमारे चीज़ें हो सकती है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पहले तो आप देख लेंगे कि मणिपुर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो वो किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है। आप जब अनुसूचियाँ पढ़ेंगे या तो संविधान में, तो आपको पता चलेगा कि अनुसूची 5 और 6 में क्या है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, मणिपुर भी आपका आता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किस आर्टिकल के तहत मणिपुर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 371 जो है, आर्टिकल 371 जो है, 371 ये प्रावधान करता है असम के लिए कुछ, कि असम में विशेष कुछ होना चाहिए, प्रशासनिक संगठन होना चाहिए,
पहाड़ी या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया जो होते हैं, ट्राइबल एरिया होते हैं, उनके लिए ये विशेष दर्जा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 371B जो है वो असम से रिलेटेड है। और मणिपुर के लिए कौन सा है, तो आर्टिकल 371C। तो आर्टिकल 371C को याद रखिएगा, मणिपुर के ये स्पेशल दर्जे की बात करता है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, मणिपुर का प्रशासन, कुछ क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, कुछ पहाड़ी काउंसिल्स बनाए जाते हैं और वो प्रशासन को संभालते हैं। साथ के साथ में स्टेट में जो सीएम है या पार्टी हैं, उनका भी रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब ये अगला पॉइंट इसमें ये बनता है कि जब संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की जा रही है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हमारे लिए दो जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो आर्टिकल कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कई बारी। एक तो आर्टिकल है 356, ये सबको पता होता है। आर्टिकल 356 किसकी बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब ऐसा लगे कि वहाँ पर उस राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो बिल्कुल विफल हो गया है, तब ये लगाया जाता है। अब इसके लिए अनुशंसा कौन करता है, राज्यपाल को अगर ये संज्ञान में आ जाए कि जो स्टेट है वो अपना काम जो है वो सही से नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अब मेंटेन करना बस की बात नहीं रह गई है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरा एक आर्टिकल है आर्टिकल 365, तो 356 उसको स्वैप कर दिया 65 में क्या है कि पहला जो आधार है, देखिए यहाँ पर है कि पहला आधार क्या है कि राज्यपाल अगर कोई रिपोर्ट दे दे कि भाई यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो फिर आर्टिकल 365 के तहत 356 के तहत क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। 365 में क्या है, 365 में है कि यदि कोई राज्य उन मामलों पर, ठीक है, जिस पे संघ ने उसको क्या किया, निर्देश दिया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने राज्य को अगर निर्देशित किया कि आपको ये काम करना है और राज्य ने क्या किया, वो काम करने से मना कर दिया, ठीक है, डिनाई कर दिया, या फिर राज्य उस काम को नहीं कर पाई, तब जा करके आर्टिकल 365 के तहत क्या होगा, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ये दो आर्टिकल्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब आर्टिकल 356 की बात करें, राज्यपाल को ऐसा लगे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तब वो राष्ट्रपति को बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आप लगा दीजिए सर, क्योंकि यहाँ पर अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो वहाँ पे लगेगा 356। 365 कब लगेगा, 365 तब लगेगा जब केंद्र ने कोई बात बोली है राज्य को और राज्य उसको डिनाई कर दिया या राज्य उस चीज़ को फॉलो करने में विफल हो गया, तब वहाँ पर लगेगा क्या, 365 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो देखिए मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में ही कि किसी भी टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे न्यूज़ देखना है, उसका आपका नज़रिया जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप न्यूज़ आपने पढ़ ली, अगर जो लोग होंगे जो बिल्कुल सिर्फ न्यूज़ देखने के लिए आए हैं, उन्होंने सुन लिया, उनका जो दिमाग में चीज़ें बन गई, उनको पता चल गया कि यहाँ ये चीज़ चल रही है, बट आपको सिर्फ ये न्यूज़ देखनी नहीं है। अगर आप यहाँ पर इतना टाइम दे रहे हैं अपना, तो फिर वहाँ से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना होगा कि हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि टॉपिक का पूरा आप क्या कहते हैं 360 डिग्री एनालिसिस कर लीजिए, बिल्कुल वहाँ से जो भी चीज़ें आप निचोड़ सकते हैं उस टॉपिक से वो आपको निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना चाहिए। हर दिन आपको 5 से 10 क्वेश्चन PYQ ज़रूर देखना चाहिए। उसको देख के आपको आइडिया लगता है कि आपको अपनी तैयारी किस दिशा में करनी है, कैसे करनी है, जो वो चाहे प्रीलिम्स के मामले में हो चाहे वो मेंस के मामले में हो। अभी हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन कल परसों से हम क्या करेंगे कि आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड हम कम्युनिटी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, नोटबुक IAS की जो कम्युनिटी टैगलाइन है, वहाँ पर हम क्वेश्चंस डाल दिया करेंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन वहाँ से आप कर सकते हैं, वहाँ से आप जा करके उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि उस आपकी समस्या को रिजॉल्व कर सके, आप उसको हम उसको समझा सके। दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि हम एक सेशन रखेंगे सैटरडे, अगर आप
लोग सब बोलेंगे तो आप कमेंट करिएगा। सैटरडे टू सैटरडे हम मेंस के लिए भी आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे कि ये टॉपिक हम कोई जो भी टॉपिक्स 6 दिन में या 5 दिन में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे दिया करेंगे, जिस पे आपको पहले तो खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो उस मेन से रिलेटेड आपको क्या एक ओवरव्यू, एक रूपरेखा आपको बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें इंक्लूड आप कर सकते थे। तो उससे क्या होगा, आपकी पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, 2 की आरटीआई पोर्टल्स अंडर इमरजेंसी मेंटेनेंस। देखिए इमरजेंसी मेंटेनेंस, यहाँ पर ये बात चल रही है कि जो ये आरटीआई पोर्टल है इसमें बहुत सारी खामियां अभी के दिनों में देखने को मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि ये आपके जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। पॉलिटी के जो पेपर है वहाँ पे जब शासन की बात आती है वहाँ पर ही ई गवर्नेंस की बात आती है, और ई गवर्नेंस की बात आती है मतलब कि गुड गवर्नेंस की बात आती है। ठीक है, ई गवर्नेंस ही एक टूल है किसका, गुड गवर्नेंस का, सुशासन का ये एक टूल है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो जनता है उसको जो भी शासन के नियम हैं, रूल्स हैं, वो सारे एक जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पता चल जाए। जो भी बेनिफिट्स हैं उनके बारे में उनको एक जगह ऑनलाइन पता चल जाए। तो ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है। आरटीआई जो है वो भी आपके ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है, न्यूज़ में इसलिए आया है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना उसकी पोर्टल पे अभी कुछ चीज़ें देखी गई हैं जो ख़राब चल रही हैं, मतलब कि सही से ये न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जब आप लॉग इन कर रहे हैं इस पर जा कर के आरटीआई के लिए तो आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। दूसरी बात ये हुई है कि जो आरबीआई ने पेमेंट करने का माध्यम है उसमें भी बहुत ही लिमिटेड आपके पास चॉइसेस रखी हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ जाननी है, सरकार के बारे में या सरकार की किसी स्कीम के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, आरटीआई पोर्टल पे जाके आवेदन कर रहे हैं। उसकी 10 रुपये शायद फ़ीस है, मिनिमम जो फ़ीस है वो 10 रुपये है, और 10 रुपये की फ़ीस अदा करके आप क्या कर सकते हैं, वो जो भी चीज़ जो सूचना आप लेना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो पोर्टल है वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप जा रहे हैं सूचनाओं के लिए तो आप सही से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पेमेंट के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन रखा गया है, जबकि क्या है बहुत सारे ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट की भी व्यवस्था चली रही है इन देश में, लेकिन उसको नहीं शामिल किया गया। सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे बैंक है, एसबीआई बैंक है, उसका ऑप्शन दिया ही नहीं गया है कि उसके थ्रू जा कर के आप अपना पेमेंट करें और आप कोई भी जानकारी प्राप्त करें। तो ये सारी जो छोटी छोटी खामियां हैं इसके लिए बोला गया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो खामियां हैं, ये सीधे सीधे तरीके से क्या कर रही हैं, जो जनता है उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। अब मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर रही है, तो जो आरटीआई है वो आपके आर्टिकल 19 के तहत आता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये आता है, क्लियरली तो लिखा नहीं गया है, लेकिन आर्टिकल 19(1) में जो है वो आपका आरटीआई आता है, जानने का अधिकार जो है। साथ के साथ इसको अगर आप रिलेट करें तो ये कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 21 से भी संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 21 में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहाँ है कि ये आर्टिकल 19 से रिलेटेड मुद्दा है कि आपको अपनी चीज़ों के बारे में, जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं आर्टिकल 19 में, तो आरटीआई भी उसी के अंदर आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर। ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से है या प्रत्यक्ष रूप से। तो आरटीआई जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(a) के 1(a) के तहत अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो यही सारा मुद्दा है कि जब इतनी सारी खामियां इस पोर्टल पे हैं, मतलब कि क्या है, कहीं ना कहीं ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। तो इसको लेकर के ये पूरा आर्टिकल है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आरटीआई अगर सूचना आ गया न्यूज़ में तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आरटीआई के बारे में जानते हैं कि आरटीआई आया कब। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो आपका आया है 2005 में। ये आया है किस आर्टिकल के तहत, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया, ये अनुच्छेद 19(1)
वन के तहत आया है। कब? 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। इस डेट को याद रखिएगा, 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामला। अब ये वाला जो लाइन है ना, ये आप कहाँ कोट कर सकते हैं? अगर आपसे मेंस में आरटीआई से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस लाइन को वहाँ पे कोट कर सकते हैं। पूरा मामला कौन सा है? राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश का। तो इससे क्या होगा, आपके आंसर में एक वैल्यू एडिशन होगा, पढ़ने वाले को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है। ठीक, तो ये सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में आता है 1976 में, जो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला आया था, उसके तहत जो 2005 में एक अधिनियम लाया गया और सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन को लाया गया। ठीक है, तो आपके लिए ये एक्ट भी जानना जरूरी है 2005 का। फिलहाल क्या हुआ, मुद्दा ये हुआ कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, तो 2019 में संशोधन कर दिया गया और उसके बाद में इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स किए गए। ये भी मुद्दा फिर न्यूज़ में रहा कि जो 2019 में जो संशोधन किया गया वो मुद्दा न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि उसमें क्या किया गया, जो चुनाव जो इन्फॉर्मेशन सूचना के आयुक्त हैं, सूचना अधिकार के संबंध में जो आयुक्त हैं, उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके आपको ये वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आरटीआई न्यूज़ में है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 क्या है और क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहले ये है कि जो 30 दिनों के भीतर जो भी आप सूचना मांगते हैं वो आपको 30 दिनों के अंदर क्या होना चाहिए, वो आपको मिलना चाहिए। ये आपका अधिकार है, ये आपको मेंशन है इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के रूल्स में कि अगर आपने कोई सूचना मांगी है तो वो क्या है, आपको 30 दिनों के भीतर मिलनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है किसी कारणवश। कई बार ऐसा हो रहा है कि आप लोअर लेवल पे मांग रहे हैं ये सूचना और जो अधिकारी हैं वो आपको सही समय पे सही सूचना दे नहीं पा रहे हैं, फिर वो एक से दूसरे अधिकारी, दूसरे से तीसरे अधिकारी, ये चलता रहता है। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये फंस जाता है। दूसरी बात ये कि ये जो अमेंडमेंट किया गया 2019 में, उसमें क्या कर दिया गया, पहले ऐसा होता था कि जो सूचना के अधिकार आयुक्त होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। लेकिन उसको क्या किया गया, 2019 में संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके ये मेंशन कर दिया गया कि अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कार्यकाल कितने समय का होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से मुद्दा आ गया कि आप क्या कर रहे हैं, अपना पूरी अथॉरिटी, ये केंद्र सरकार क्या कर रही है, सारी जो ये जिन आयोगों में, जिन केंद्रों में, विभागों में पारदर्शिता होनी चाहिए, वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना दबाव बना रहे हैं। तो ये पूरी जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंटली काम तो कर नहीं पाएगी। तो ये सारा मुद्दा इस टॉपिक से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूज़ आई, उसमें हमने क्या किया, अपने एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकाल ली कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं कि 5 जज बेंच टू होल्ड स्पेशल सिटिंग ऑन एसबीआई प्ली इन पोल बॉन्ड केस। जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा मुद्दा चल रहा है, पहले तो बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है कि ऐसे जो है असंवैधानिक है ये, कि आप ये नहीं जारी कर रहे हो कि किसने पैसा दिया, किस पार्टी को पैसा दिया। तो कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता जो है वो ख़त्म हो रही है। तो पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, असंवैधानिक। उसके बाद में 5 जजों की बेंच ने, जो एसबीआई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने बेचने का एकमात्र अथॉरिटी किसके पास था, एसबीआई के पास था। तो आप जो भी लोग हैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहते थे, वो उनका केवल और केवल एसबीआई में ही वो वहाँ से खरीद सकते थे। तो सारा डाटा जो है वो एसबीआई के पास था। तो कोर्ट ने बोला कि आप जल्द से जल्द ये सारा डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को दीजिए, सो दैट अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले लोगों को, जनता को ये पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले और कितने दिए। तो यहाँ पर क्या किया, एसबीआई खेल गई। एसबीआई ने बोला कि हम इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमने अपने जो सिक्योरिटी जो है वो इतनी टाइट कर रखी थी कि हमें खुद नहीं पता कि भाई किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं। अब ये सीधा सीधा साफ साफ झूठ बोला है एसबीआई ने, ऐसा बहुत सारी जगह चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने जो रूलिंग पार्टी है उसको सारा डाटा दिया था। तो ये वाला पूरा मुद्दा चल रहा है। अब इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई कि 6 मार्च का डेट है, 6 मार्च तक आप अपना जितनी भी डिटेल है वो आप दीजिए, और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, उसको अपने पोर्टल पे डालेगी।
जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने पोर्टल पे डालेगी 13 मार्च को, और जो जनता है वो देखेगी, और इससे क्या होगा, शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन एसबीआई ने क्या किया, 4 मार्च को क्या किया, एसबीआई ने अपना एक प्ली डाला। प्ली में क्या बोला उन्होंने कि हम इतनी जल्दी इतनी शॉर्ट नोटिस पे ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है एक तो हमें उस चीज़ को खंगालने में समय लगेगा। इन्होंने एसबीआई ने डेट कब मांगी, सीधे सीधे मांग ली जून की डेट। अब जून की क्यों मांगी भाई, कि जून में आपके इलेक्शंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, पार्टी जीत भी जाएगी, और जून में क्या होगा, सारा मामला ही खत्म। अब जून में आप दो या ना दो, इलेक्शन तो हो गए, जनता को तो पहले से पता ही नहीं चल पाया क्या था क्या नहीं था। जनता तो अपने वही पुराने जो भी घिसे पिटे मुद्दे हैं उन्हीं के बेस पे आपको वोट दे देंगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में। तो कोर्ट में फिर से जो एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो हैं जिन्होंने ये पूरा मुद्दा लाया था, ये जो है एक संगठन है, एक एनजीओ टाइप का है, जो क्या करता है, लोकतांत्रिक चीज़ें कैसे चल रही हैं, लोकतंत्र किस तरीके से सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए ये क्या करती हैं, अपनी निगरानी रखती हैं और समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं। एडीआर ही वो संस्था है जिसने सबसे पहले ये चीज़ें निकाली कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। तो इसमें बताया गया था कि लगभग जो अभी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी है, उसको 57% जो है वो पूरा क्या मिला था, चंदा। सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को मिला था 57% का इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। ये एडीआर ही है, और ये एडीआर को आप अपने जो आंसर राइटिंग है उसमें भी कोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्था है जो क्या करती है, देश में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है इस पर काम करती है। तो एडीआर ने फिर से एसबीआई के खिलाफ में क्या दिया, एक प्ली डाली कि ये तो सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। जब कोर्ट ने बोल दिया कि 6 मार्च को आपको बताना है वो चीज़ें, आप 4 मार्च को जा रहे हो और 2 दिन पहले शॉर्ट नोटिस पे कह रहे हो कि हम ये नहीं कर पाएंगे, मतलब कोर्ट की आपने अवमानना की है। तो ये पूरा मुद्दा है, और फिर 5 जजों की बेंच है, उन्होंने बोला भाई कि ऐसे नहीं चलेगा। अभी फिर से हियरिंग होने वाली है उसकी 11 मार्च को, तो फिर वहाँ पर पता चलेगा। देखिए अब ये अगला जो है वो टॉपिक फिर से वही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसने इस चीज़ की बहुत कड़ी आलोचना की है कि एसबीआई ने जो अपने पक्ष रखा है ना वो बहुत ही बेबुनियाद है। क्या है कि द एसबीआईज रीजंस टू डिले पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिफाई बिलीफ, मतलब ट्रस्ट खोता है। ये क्या ही बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए एसबीआई ने क्या बोला है, पहले तो जान लेते हैं कि It has barely been 3 weeks since a 5-judge bench to the Supreme Court of India unanimously struck down the electoral bond scheme and unconstitutional for violating the rights of information under Article 19(1)(a। तो आर्टिकल 19(1) के तहत अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित किए हुए। हुआ फिर क्या है कि द स्कीम विच वॉज नोटिफाइड इन 2018 फैसिलिटेटेड अनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस। अनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस कहने का मतलब है कि अज्ञात लोग हैं जो ये चंदा दे रहे हैं, राजनीतिक चंदा दे रहे हैं। और ये स्कीम कब आई थी, तो ये पूरी स्कीम आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की 2018 में। तो अब क्या है, द जजमेंट ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द सोल बैंक अदर्स authorized to the issue electoral bond had no immediately stop issuing them। तो क्या कर रही हैं, ये बोल रहे हैं कि जो एसबीआई है, जो एकमात्र अथॉरिटी थी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, उसने क्या किया, इस चीज़ को रोकने के लिए कोई भी काम तो किया नहीं। और हमने 3 हफ्ते पहले ही ये जब चीज़ें बोल दी हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो आपको वहीं पर अपना काम शुरू कर देना चाहिए था। अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। इट ऑल्सो हैड टू फर्निश बाय March 6 डिटेल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज दैट वर रेसिपिएंट्स बिसाइड द परचेस डिटेल विच इज इंक्लूडेड द डेट ऑफ परचेस एंड द डिनोमिनेशन। तो ये बोला गया कि एसबीआई ये भी नहीं बता रही है, जब 6 मार्च को बोला गया है कि आप ये बताइए कि कब उन्होंने परचेस किया इलेक्टोरल बॉन्ड को, और फिर ये भी बताइए कि कौन सी पार्टी को उन्होंने दिया। तो एसबीआई ने अपना पक्ष ये रखा था कि बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा है। पहली बात तो ये, हमें ये नहीं पता है कि कितने लोगों ने ख़रीदा है और जिस डेट में ख़रीदा है। देखिए बॉन्ड को ख़रीदने के लिए स्पेशल डेट दी गई है, ये फर्स्ट वीक और 15, ये जुलाई महीने में तिमाही करके आती है, साल में शायद 4 बार आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसको एक बार आप पढ़िएगा।
और 4 बार आप खरीद सकते हैं, उसमें भी डेट है कि पहले हफ्ते में खरीद सकते हैं, फिर 15 दिन के बाद खरीद सकते हैं ऐसा। और फिर आपने खरीदा उसको 15 दिन के अंदर वापस से SBI में जा कर के उसको क्या करना है, डिपॉजिट भी करना है आपको वो इलेक्टोरल बॉन्ड, सो दैट क्या हो कि वो चंदा उस पार्टी को पहुंच जाए। तो ये पूरा चीज़ है। अब SBI कह रहा है कि हमें ये नहीं पता, हमें ये पता करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि किसने खरीदा, और जिसने जिस दिन खरीदा फिर नेक्स्ट वाले में उसी व्यक्ति ने वही बॉन्ड जा कर के पार्टी को दिया या कोई अपना पुराना बॉन्ड दिया, ये सब चीज़ें हैं, इसको पता करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो वही इस आर्टिकल में है कि ये सारे जो हैं वो बहुत ही बेबुनियाद से पक्ष हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आप जब KYC वगैरह के थ्रू ही आप बैंक में पेमेंट लेते हो, डिपॉजिट लेते हो या देते हो, तो KYC में तो नो योर कस्टमर क्या है, नो योर कस्टमर मीन्स आप जान रहे हो कि आपके कस्टमर कौन है और आपके पास में किसने खरीदा, किसने आपको पैसे दिए। तो ये बोलना कि हमारे पास डिटेल नहीं है, ये बहुत गलत बात है। अंत में ये है, एक एडिटोरियल दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। कल जो वुमेंस डे मनाया गया था, इंटरनेशनल वुमेंस डे, महिला दिवस मनाया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो इसको हम पॉसिटी ऑफ टाइम, अभी इतना अगर मैं इसको डिस्कस करने जाऊँगी लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल संडे है, संडे को कोई भी एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, तो कल संडे को हम कुछ न्यूज़ और साथ के साथ ये एडिटोरियल बहुत ही अच्छे से विस्तार में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स में भी एक लेबर फोर्स को लेकर के एक एडिटोरियल आया हुआ है, तो उसको भी हम कल बहुत ही विस्तार से अच्छे से डिस्कस करेंगे, और फिर आप यहाँ से कैसे नोट्स बना सकते हैं इसको मैं कल बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको मैं टाइम टाइम पे गाइड करती रहूँगी। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टे कनेक्टेड विद अस। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाएँ, और ये हमारी प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगी निरंतर। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये पहल, हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, और हम अपने में भी निरंतर सुधार करते रहेंगे, और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी पढ़ाई में भी वैल्यू एडिशन कर पाएँ। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड वेरी वेरी थैंक यू।